हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के बारे में पढ़ा रहा हूं। और इसमें मैंने आप सभी को तीसरे चैप्टर के कुछ अध्याय तक पढ़ा दिया है और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जो इसमें तीसरे चैप्टर में दे रखा है। तो अगर आप सभी में से कोई ऐसे भी विद्यार्थी हों जो आज चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वो इसके पहले की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, उससे जाके इसके पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं और फिर यहाँ से आके इसके आगे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमें जो आज पढ़ना है। तो देखिए क्या पढ़ना है हमें। हमारे सिलेबस में आगे है दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना, मतलब डिलीवरिंग डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा से आप समझ रहे होंगे कि जैसे हम अपने घर में बैठे हुए हैं और हमें कोई बाहर से, मतलब ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें कोई पढ़ा रहा है तो हमें उससे पढ़ना है, तो यही होता है दूरस्थ शिक्षा। तो देखिए इसमें मैंने आप लोगों के लिए क्या लिख रखा है। इसमें छात्र औपचारिक रूप से किसी स्कूल या कॉलेज में नामांकित किया जाता है, लेकिन कुछ दूरस्थ साइट पर निर्देश प्राप्त होता है। वर्तमान में डिलीवरी सिस्टम सबसे सामान्य वीडियो, ऑडियो और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। मतलब ये कि बच्चे को जो भी कोर्स करना है वो उसमें अपना नाम तो लिखवा लेता है, कॉलेज में अपना एडमिशन करा लेता है, लेकिन वो एक विशेष वेबसाइट के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू टीचर से कनेक्ट होता है और एक वीडियो के माध्यम से अपने कंप्यूटर सिस्टम पे या अपने लैपटॉप सिस्टम पे या आप कह सकते हैं मोबाइल सिस्टम पे पढ़ता है और वो सारी शिक्षा ऑनलाइन ग्रहण करता है। तो यही है दूरस्थ शिक्षा, मतलब जो टीचर है वो कहीं और होंगे और आप कहीं और बैठ के आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अब दूरस्थ शिक्षा के लाभ क्या क्या हो सकते हैं इसमें देखिए। छात्र किसी भी समय और कितनी ही बार अध्ययन कर सकते हैं। मतलब अगर एक वीडियो है तो आप उसको जब चाहें तब प्ले कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार प्ले कर के पढ़ सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप जो भी चीज़ होगा उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितने बार में आपको समझ में आए आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा ये, छात्र शिक्षक के साथ उबता नहीं है, मतलब बोर नहीं होता है। मतलब ये जो ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया है जिसमें दूरस्थ वीडियो के माध्यम से जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी बोरिंग नहीं लगता है, आप चीज़ों को आसानी से समझते हैं और पढ़ाई करते हैं। इसके बाद क्या है, शिक्षक सरलता से बच्चों को समझाता है और बच्चे समझते हैं। मतलब टीचर अपनी बातों को आसानी से रखता है और बच्चे उसको आसानी से सीखते हैं। तो ये सब हैं दूरस्थ शिक्षा के लाभ। तो ये हो गए। अगर आपसे पूछे कि दूरस्थ शिक्षा क्या है तो आप उसको बता सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा के लाभ बता सकते हैं। तो ये रहा। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल ऑनलाइन सेवाएं, मतलब ओडीएल मोड, मतलब ओपन डिजिटल लर्निंग क्या होता है। ठीक है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, मतलब जैसे आपने देखा होगा इग्नू सुन रखा होगा या कुछ और यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी आप सुन रखे होंगे, वो क्या है। तो देखिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षकों और शिक्षार्थियों को एक ही जगह या एक ही समय में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। मतलब जो ये क्या कहते हैं ओडीएल मेथड है, जो इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी एक साथ, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जगह एक कक्षा में बैठ के पढ़ रहे हों और एक समय पे दोनों उपस्थित हों, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है और यह आवश्यक रूप से संबंधित आवश्यकताओं के साथ समझौते किए बिना रूपरेखाओं को बनाने में सहायक है। तो मतलब ये एक तरीके से ऐसा मेथड है जैसे देश की ओडीएल प्रणाली में जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त ओपन विश्वविद्यालय है, ठीक है, इग्नू है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, ऐसी बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटियाँ हैं जो इस चीज़ की पढ़ाई करती हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बच्चे अपना नाम लिखवाते हैं और वो अगर वहाँ पे उपस्थित नहीं रहते हैं उसके बाद से भी उनकी पढ़ाई की प्रक्रिया चलती रहती है और वो उसे बाद में आकर एग्ज़ाम देकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यही होता है ओडीएल मेथड, मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मतलब खुले में, मतलब ये कह सकते हैं कि उन किसी चीज़ के लिए वो बाधित नहीं होते हैं। उनकी जब इच्छा हो तब आके पढ़ सकते हैं, जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं और अपना एक टाइम, एक उनका विशेष समय होगा, उस समय पर वो आके परीक्षा दे सकते हैं और चीज़ों को पास करके अपना डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आप देखिए इग्नू हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और ऐसे ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त संस्थान भी है जो जिसका फुल फॉर्म इग्नू, मतलब इसका फुल फॉर्म जो होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त ओपन विश्वविद्यालय इग्नू, ठीक है। और ऐसे ही एक और है स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी
जो ये सब शिक्षा प्रदान करती है। इग्नू जो है, बेसिकली इग्नू बहुत फेमस है, तो आप इग्नू जानिए। इग्नू ही ओडीएल मोड पे काम करती है, ठीक है, इतना जानिए आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसके बाद आपके में है प्रसार भारती की शैक्षिक सेवाएं। मतलब प्रसार भारती आप जानते होंगे, जैसे रेडियो प्रसार भारती में आता है, रेडियो सेवाएं कब चालू हुई थी, क्या हुआ था, इसके बारे में हम जानते हैं। आज सामान्य और राष्ट्र के चौमुखी विकास के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी एक महत्वपूर्ण साधन है। मतलब आईसीटी एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हर जगह सूचना आसानी से प्राप्त होता है, और इसी आईसीटी के अंदर प्रसार भारती भी आता है, जो रेडियो सर्विस है वो आता है, जिसके रेडियो के माध्यम से आसानी से सूचनाएं लोगों तक पहुंच सकती हैं, कविताएं लोग सुन सकते हैं, गीत सुन सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए जो है आईसीटी बहुत उपयोगी है। तो ये आईसीटी की मदद से क्या प्रसार भारती जो हमारे साथ जो हमारे लोगों के उपयोग के लिए बनी है, उसमें देखिए रेडियो सेवा कैसे है, रेडियो सर्विस के बारे में जानते हैं। इसके बाद आपके सिलेबस में रेडियो सर्विस दे रखा है। तो देखिए रेडियो विद्युत एवं बैटरी से चलने वाला उपकरण है जिसका प्रयोग श्रव्य सामग्री के रूप में किया जाता है। मतलब रेडियो जो है वो सेल पर और क्या कहते हैं लाइट पर कार्य करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने देख रखा होगा, किसी के घर में रेडियो होगा तो उसको पता होगा कि उसका सेल खत्म हो जाता है, कभी कभी तो सेल भरते हैं, और एक समय होता है कि इस समय पे कविता आएगी या समाचार आएगा या फिर कोई संगीत आएगा, तो ये आप आसानी से एक समय पे आप सुन सकते हैं। वही चीज़ है रेडियो। ये मतलब इलेक्ट्रिक पे काम करती है या फिर बैटरी पे काम करती है। तो देखिए सन 1895 में इटली के इंजीनियर मार्कोनी द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। जो रेडियो है उसका आविष्कार अगर आपसे पूछ दे कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो 1895 ईस्वी में मार्कोनी द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इसके माध्यम से शैक्षिक नाटक, मतलब कोई भी नाटक प्रस्तुत किया जा सकता है ऑनलाइन रेडियो पे। आप उसको एक समय होगा उस पर आप आसानी से सुन सकते हैं। कविताएं या महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणा प्रसंग, खोज, आविष्कार, वार्तालाप, सामान्य ज्ञान का प्रसारण किया जाता है। एक टाइमिंग होती है हर चीज़ की, और वो उसकी टाइमिंग पे आप आराम से रेडियो को कनेक्ट करेंगे, रेडियो चलाएंगे और सारी चीज़ों को आसानी से सुन सकेंगे। मतलब देश के किसी भी कोने में आप रहें। पहले के टाइम में इसका अधिक प्रयोग किया जाता था। आज के टाइम में रेडियो बहुत कम लोगों के पास होता है। अभी भी पुराने कई लोग होंगे जहाँ गाँवों में, वहाँ पे रेडियो का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो में यही है कि 7:30 की टाइमिंग पे आपको पता है कि उसमें समाचार आता है, तो समाचार जिसको सुनना होगा, जिसके पास रेडियो होगा वो रेडियो के भाषा से सुन सकता है। रेडियो पे आपने देखा होगा लाइव कमेंट्री होती है मैच की, वो भी होती है। तो यही चीज़ है, रेडियो इसी के यूज में आता है। अब रेडियो प्रसारण कितने प्रकार से हो सकता है, तो देखिए रेडियो प्रसारण के प्रकार, टाइप ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये कैसे हो सकता है? यह 2 प्रकार से हो सकता है, एक केंद्रीय प्रसारण और एक शैक्षिक प्रसारण। अब केंद्रीय प्रसारण क्या है? केंद्रीय प्रसारण में देखिए इसके अंतर्गत साधारण घटनाक्रम तथा स्थितियों की सामान्य जानकारी दी जाती है। मतलब वही कि कोई भी घटना है या कोई भी स्थिति है, उसको सामान्य तरीके से लोगों तक आसानी से कोई भी सूचना हो उसको पहुंचाया जा सकता है रेडियो के माध्यम से। फिर शैक्षिक प्रशासन, इसके अंतर्गत भिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। मतलब वही है कि जैसे कोई रेडियो पे प्रोग्राम आ रहा है जो शिक्षा से रिलेटेड है, तो उसकी एक टाइमिंग होगी और वो उसी टाइमिंग पर आएगा, और बच्चे चाहेंगे तो जो गाँव में रहते हैं जिनके पास और किसी चीज़ की सुविधा ना हो, रेडियो की सुविधा हो, तो वो रेडियो पर आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं, ज्ञानवर्धक चीज़ों को, अपने जो उनको शैक्षिक तरीके से मदद करे उसको देख सकते हैं। तो ये रहा रेडियो के बारे में। और इसके पहले मैंने रेडियो के बारे में के साथ साथ इसके पहले जो टॉपिक में आपका ओपन लर्निंग जो था उसके बारे में बता दिया, उसके क्या लाभ हैं वो भी बता दिया। तो यही सब चीज़ें हैं। तो ये आपके सिलेबस में इसमें यहाँ तक आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें सिलेबस का अगला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप सभी हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डीएलएड पढ़ते हैं, उन्हें बताएं कि कंप्यूटर विषय अच्छे से पढ़ाया जा रहा है नोट्स के साथ साथ। और ये जो मैं आपको दिखाता हूँ ये सब लिखा है मैंने, इसको आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा, ताकि जब एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकें, क्योंकि सब प्रश्न इसी में से आएंगे, बहुविकल्पी भी, अति लघु उत्तरी भी, लघु उत्तरी भी। तो ध्यान रहे, आप इसको नोट करते रहिए, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए। और कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए, हम अगले वीडियो में देखेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए
और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी बजाएं ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं लेकर आऊँ आप तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।